डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Hello dear learners, this is Shachi Gupta, Assistant Professor of Economics from Chaitanya Studio of Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University. Today we are going to discuss the Principles of Supply, Unit 6. This is the part of Paper 1, Basics of Economics. We have already discussed 5 units before this lecture. So, shall we start? After watching this session, you will be able to understand and describe the theory of supply. Now, the background of the topic. If we talk about the background, the chapter Principle of Supply will cover an explanation of the theory of supply, schedule and graphical presentation, and exceptions to the theory of supply. We are going to discuss all these 3 things today. So, starting with the first slide, meaning of supply. What does supply means? Here, the term supply refers to the amount of a good or service that the producers are willing and able to offer to the market at various prices during the period of time. यहाँ पे कुछ वर्ड्स पे हमें एम्फेसाइज करना पड़ेगा, जैसे विलिंग टू सेल. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं एक प्रोड्यूसर 5 लाख गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, मार्केट में वो ऑफर करना चाहता है 2,50,000 गुड्स, और जो रिमेनिंग 2,50,000 गुड्स हैं वो अपने पास स्टॉक के तौर पे रखना चाहता है. यहां पे सप्लाई हम 5 लाख मतलब 5 लाख रुपीस जो ये है यूनिट्स, इसको भी नहीं बोलेंगे, और ये जो स्टॉक उसने रखा हुआ है 2,50,000 यूनिट्स का, इसको भी नहीं बोलेंगे. हियर यहाँ पे हम सप्लाई किसको बोलेंगे? जो सप्लायर ऑफर कर रहा है मार्केट में कि हम इतना सप्लाई करना चाहते हैं, इतनी सेल करना चाहते हैं. तो जो ऑफर हुआ मार्केट में वो कितना था? ये वाला 2,50,000 यूनिट्स. तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये मेरी सप्लाई है. ये वेरियस प्राइजेस पे देखी जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा प्राइस ज़्यादा है, 10 था मान लीजिए, तो पहले मैं 100 यूनिट सप्लाई कर रही थी, प्राइस बढ़ा 20 हुआ तो 200 सप्लाई करने लग गई. इसी तरीके से जैसे जैसे प्राइस बढ़ा मैंने अपनी सप्लाई भी बढ़ा दी. तो ये हम क्या देखते हैं? वेरियस प्राइसेस पे हमारी सप्लाई कैसी है. प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई कैसे चेंज हो रही है? कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. इसमें सप्लाई को इफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब कांस्टेंट रहते हैं. सिर्फ प्राइस का सप्लाई पे क्या असर पड़ रहा है वो हम यहाँ देखेंगे. ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब एक लंबे समय के लिए, फॉर एग्जाम्पल 1 साल की सप्लाई, 6 महीने की सप्लाई, 3 महीने की सप्लाई, ये हम यहाँ देखने वाले हैं. आई होप आपको ये समझ में आया है. मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड. सप्लाई और स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है? हमने लास्ट स्लाइड में ही डिस्कस किया था कि स्टॉक ऑफ द कमोडिटी refers to the total quantity of product available with the seller at any given point of time. सबसे पहला डिफरेंस तो ये होता है कि जो सप्लाई होती है वो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम देखी जाती है. फॉर एग्जाम्पल, 1 साल में कितनी सप्लाई हुई, 6 मंथ्स में कितनी सप्लाई हुई, 3 मंथ्स में कितनी सप्लाई हुई, जबकि स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, 31 मार्च को मेरे पास कितना स्टॉक है, तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा जाता है. ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया. स्टॉक मतलब जो उसके पास रखा हुआ है, प्रोड्यूसर के पास जो गुड्स रखे हुए हैं वो ऑफर नहीं कर रहा है सेल के लिए, दैट इज स्टॉक. और जो वो ऑफर कर रहा है सेल के लिए, दैट इज सप्लाई. तो ये एक डिफरेंस हो गया हमारा सप्लाई और स्टॉक के बीच में. आगे बढ़ते हैं. लॉ ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे. यहां पे क्या बोल रहे हैं? सप्लाई को इफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं, चाहे वो प्राइस हो, चाहे वो अदर कमोडिटीज के प्राइसेस हो, चाहे बहुत सारी चीजें जो कि हम नेक्स्ट यूनिट में डिस्कस करेंगे, वो सारे फैक्टर्स में से
प्राइस को छोड़ करके बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट अगर रहते हैं तो प्राइस का सप्लाई पे क्या असर पड़ता है? सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस का सप्लाई पे क्या असर पड़ रहा है ये हमें लॉ ऑफ सप्लाई बताएगा। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगी। यहीं पे बोला गया है ये बात, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, when price increases then supply of that commodity also increases and vice versa. Higher the price, more will be the incentive to the producer to supply larger quantities. ऐसा क्यों होता है कि प्राइस ज्यादा होंगे तो सप्लायर अपनी सप्लाई बढ़ाएगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसके पास प्रॉफिट बढ़ेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करे, और जब उसको प्राइसेस ज्यादा मिलेंगे तो वो ज्यादा सप्लाई करेगा, अगर प्राइसेस कम मिलेंगे तो कम सप्लाई करेगा। Moving towards our next slide, types of supply schedule. हम यहाँ पे एक इंडिविजुअल सप्लायर का शेड्यूल भी देखेंगे और पूरे मार्केट का सप्लाई शेड्यूल भी देखेंगे। दोनों चीजें हम यहाँ ऑब्जर्व करने वाले हैं कि इंडिविजुअल अगर सप्लायर है या प्रोड्यूसर है या सेलर है तो उसकी सप्लाई किस तरीके की होगी, या पूरे मार्केट की सप्लाई किस तरीके की होगी, उसका पैटर्न क्या होगा। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल इज अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। किसी भी चीज को हम एक टेबल में डिस्क्राइब करें, अगर सप्लाई का पैटर्न अगर मैं लिखूं, यहां ये प्राइस है, दिस इज द टेबल, मान लीजिए ये हमारी एक टेबल है, ये प्राइस है, ये सप्लाई है। प्राइस 10 से 20 हो रहा है, सप्लाई 100 से 200 हो रही है। दिस इज कॉल्ड This is called tabular representation of supply and also supply schedule. यहाँ पे एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल एक्स नाम का जो सप्लायर है उसकी बात हो रही है, तो ये इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल हो गया। इसी तरीके से हमारा मार्केट का भी सप्लाई शेड्यूल बनता है। पहले इंडिविजुअल को देखेंगे, यहां पे भी यही अजम्पशन काम करेगा जो लॉ ऑफ सप्लाई में काम कर रहा था कि अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम होगी। और यहां पे हम लिस्ट देखते हैं कि सप्लायर प्राइस के साथ साथ क्या सप्लाई चेंज कर रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, ये हमारा सप्लाई शेड्यूल है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा प्राइस ऑफ पेन है, ये हमारा पेन सप्लाइड पर मंथ, एक महीने में कितने पेन हमने सप्लाई किए, ये एक इंडिविजुअल सप्लायर की बात हो रही है। ठीक है, एक सप्लायर था, जब उस पेन की प्राइस 4 रुपीज थी तो वो 2500 पेन सप्लाई कर देता था एक मंथ में। जब प्राइस 8 होता था तो 5000, जब 12 हुआ तो और बढ़ा के उसने 7500 कर दिया, 16 हुआ तो 9000 कर दिया, 20 हुआ तो 10,000 कर दिया। हमने ये ऑब्जर्व किया यहाँ पे कि जैसे जैसे प्राइस बढ़े वैसे वैसे क्या हुआ, यहाँ पे सप्लाई भी बढ़ती जा रही है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, ये क्या बता रहा है हमें? रिलेशनशिप बता रहा है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में एक टैबुलर फॉर्म में। ये हुआ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। अब इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की बात करें, जब दो चीजों में डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होगा। यहां ऐसा हो रहा है? हाँ, प्राइस बढ़ रहा था, सप्लाई बढ़ रही थी, प्राइस कम हुआ, सप्लाई कम हो रही थी। जब ऐसा होता है तो हमारा सप्लाई कर्व एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन रहेगा। ये अपवर्ड स्लोपिंग इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस बढ़ने के कारण सप्लाई भी बढ़ रही है। देखिए, प्राइस 0 था तब हमारी सप्लाई भी 0 थी, हम इस पॉइंट पे थे। जब मेरा प्राइस 4 हुआ, सप्लाई 2500 हुई तो हम इस पॉइंट पे आए। प्राइस बढ़ के 20 रुपीज हो गया, सप्लाई बढ़ के 10,000 हो गई, हम इस पॉइंट पे आ गए। अगर हम इन डॉट्स को कनेक्ट करें तो एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन मिलती है, पॉजिटिवली स्लोप्ड लाइन, जिसको हम बोलते हैं ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है।
A supply curve is a graphical representation of price supply relationship. सप्लाई कर्व कुछ नहीं है, बस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सप्लाई और प्राइस के बीच का रिलेशनशिप का। इसको कैसे डिराइव करते हैं? सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो हमने देखे थे, ये वाले पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो शेड्यूल में देखे थे, इनको अगर हम ग्राफ में प्लॉट कर दें तो हमें क्या मिल जाता है? कर्व मिल जाता है। अभी हम देखते हैं व्हाट इज मार्केट सप्लाई शेड्यूल। हम इंडिविजुअल सप्लाई देख चुके थे, उसी तरीके से सेम तरीके से जब सारे सप्लायर्स को मिला दिया जाए, एक तरीके के मार्केट के जितने सप्लायर्स हैं सबको मिला दिया जाए और फिर उनकी सप्लाई को देखा जाए कि प्राइस बढ़ने पे पूरे मार्केट की सप्लाई कितनी हो रही है, उसको हम बोलेंगे मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ये भी एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होगा। और it is obtained by adding up the quantity supplied by each of the seller at a specific price. हर सेलर एक प्राइस पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है, इन सबको हम क्वांटिटी सप्लाई को ऐड करेंगे और मार्केट सप्लाई निकलेगी। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। ये हमारे पास एक सप्लाई शेड्यूल है जिसमें प्राइस हमें गिवन है, सप्लाई बाय, हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस मार्केट में 3 सेलर हैं, ए, बी और सी, और मार्केट की सप्लाई कैसे निकल रही है? हम ए की सेल, बी की सेल और सी की सेल को प्लस कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो हमें मार्केट की सप्लाई मिल रही है। अभी जब प्राइस 4 रुपीज था तो ए सेलर 0 यूनिट्स बेचता था, बी जो था वो 10 यूनिट्स बेचता था और सी जो था वो 25 यूनिट्स बेचता था। तो मार्केट की सप्लाई क्या हो गई थी? 35। जब प्राइस 8 हुआ तो ए नाम के सेलर ने अपनी इंडिविजुअल सप्लाई बढ़ाई कि हाँ प्राइस बढ़ रहा है, चलो ज्यादा सप्लाई करते हैं। उसने सप्लाई बढ़ा के 10 कर दी, बी ने भी बढ़ा के 20 कर दी, सी ने बढ़ा के 50 कर दी, तो मार्केट सप्लाई हो गई 80। प्राइस बढ़ा 4 से 8, मार्केट सप्लाई 35 से 80 हुई। उसी तरीके से जब प्राइस 8 से 12, तो यहां हमारे ए की सप्लाई 20, बी की 40, सी की 75, मार्केट सप्लाई 135। प्राइस और बढ़ा, आखिरी में हम देखेंगे कि ये सारे प्राइसेस बढ़ने की वजह से इंडिविजुअल सप्लायर की सप्लाई भी बढ़ रही है और मार्केट सप्लाई भी बढ़ रही है, क्योंकि मार्केट सप्लाई समेशन ऑफ क्या होता है? इंडिविजुअल सप्लाई का। यहां पे भी हमें पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो मार्केट की सप्लाई भी बढ़ रही है, अगर प्राइसेस कम होंगे तो मार्केट की सप्लाई भी कम होगी। अगर मैं इसको प्लॉट करूं एक डायग्राम पे तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो मार्केट सप्लाई कर्व है। ये जो पॉइंट्स हैं हमने यहां देखे, इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं एक ग्राफ पे प्लॉट करूं तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे मार्केट सप्लाई कर्व, क्योंकि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप था, प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में पॉजिटिव रिलेशनशिप होने की वजह से ये कैसा है? अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है। ये हम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व में भी देख चुके हैं। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ है। हमने लॉ ऑफ सप्लाई देखा। लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, इफ प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई विल इंक्रीज, इफ प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई विल डिक्रीज। ये हमने पढ़ा। एक्सेप्शंस हम देखेंगे इस लॉ के कि ये लॉ कहां काम नहीं करता है, कहां ऐसा नहीं होगा कि प्राइस बढ़ने पे सप्लाई भी बढ़े और प्राइस गिरने पे सप्लाई भी कम हो, ऐसा नहीं होगा। वो हम देखेंगे कौन से केसेस हैं। पहला है चेंज इन बिजनेस। चेंज इन बिजनेस में ऐसा हो सकता है, यहां पे हम देखेंगे, इट मे हैपन दैट द सेलर मे प्लान टू एंटर इनटू एन एंटायरली न्यू बिजनेस बाय एग्जिटिंग द करंट वन, सो व्हेन द प्रेजेंट बिजनेस इज ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर देन द सेलर मे सेल हिज गुड्स एट लोअर प्राइसेस टू क्लियर देम ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बता रही हूं कि 10 रुपीज पे एक सप्लायर 100 यूनिट सप्लाई कर रहा था। अब उसने सोचा कि मैं ये वाला बिजनेस बंद कर देता हूं और एक नया बिजनेस ओपन करता हूं। अब उसको क्या करना है? उसके पास स्टॉक रखा हुआ है ऑलरेडी, अब वो स्टॉक उसको क्लियर ऑफ करना है, तब तो वो नया बिजनेस खरीदेगा।
या नया बिजनेस स्टार्ट करेगा, यहाँ पे प्राइजेस गिर के 5 रुपीज हो जाते हैं, मगर वो अपना सप्लायर सप्लाई बढ़ाएगा क्योंकि उसको अपना स्टॉक क्लियर करना था। उसके पास स्टॉक 150 रखा हुआ था, उसने सेल बढ़ा के कितनी कर दी हमारी, यहाँ 150 और बढ़ा दी। यहाँ प्राइस गिरने की वजह से हमारी सप्लाई भी बढ़ गई है। यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं कर रहा क्योंकि सप्लायर ने अपना बिजनेस ही चेंज किया और अपना स्टॉक क्लियर करने के लिए उसने क्या किया, अपनी प्राइस गिरने पे भी सप्लाई को बढ़ा दिया। आई होप ये आप लोगों को क्लियर है। मोनोपोली, मोनोपोली हम सब जानते हैं कि क्या होता है। एक सिंगल सेलर जब मार्केट में होता है, उसका कोई कंपटीशन नहीं होता, जैसे कि इंडियन रेलवेज। तो ये एक एग्जांपल है किसका, मोनोपोली का। यहाँ जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं सप्लाई भी बढ़ेगी, और प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी कम होगी, ऐसा नहीं देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सप्लाई पूरा का पूरा कौन कंट्रोल करता है, सिंगल सेलर। एक ही व्यक्ति पूरी सप्लाई कंट्रोल कर रहा है, उसके साथ कंपटीशन में कोई और नहीं है। वो जितना चाहे सप्लाई रख सकता है और जितनी चाहे वो कम कर सकता है, प्राइस से वो ड्राइव नहीं होता है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर है। कंपटीशन, हमने देखा कि मार्केट में मोनोपोली होती है, उसी तरीके से ओलिगोपोली होती है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी होता है। मोनोपोली में सिंगल सेलर होता था, ओलिगोपोली में फ्यू सेलर्स होते हैं, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, मगर प्रोडक्ट कैसा रहता है, लगभग सिमिलर रहता है। यहां पे हम क्या देख रहे हैं, ओलिगोपोली के केस में स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो अगर एक सेलर अपनी सप्लाई बढ़ाएगा तो उसको देख करके दूसरा सप्लायर भी अपनी सप्लाई बढ़ाएगा। क्यों? यहां पे फ्यू सेलर्स हैं ओलिगोपोली में। अगर एक ने अपनी सप्लाई बढ़ाई, अगर दूसरा अपनी सप्लाई नहीं बढ़ाएगा तो मार्केट से उसको निकल जाना पड़ेगा, लोग उसके गुड्स को मांगेंगे ही नहीं क्योंकि ये सप्लाई ही नहीं कर रहा, तो अब इसकी डिमांड क्या। तो एक सप्लायर अपनी सप्लाई बढ़ाता है तो दूसरे को भी बढ़ाना पड़ता है, फिर उसको देख के तीसरा भी बढ़ाता है, फिर चौथा भी बढ़ाता है। अब एक ने जब अपनी सप्लाई बढ़ाई थी, उसके बाद मान लीजिए ये फ्यू सेलर्स में ए, बी, सी और डी हैं। प्राइस जब 10 था तो इसने अपनी सप्लाई बढ़ा के 100 कर दी थी, इन सब ने कुछ नहीं बढ़ाया था। अभी प्राइस कम हुआ है, इन सब को ए को देखते हुए अपनी सप्लाई बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि मार्केट में ये 4-5 लोग ही हैं, और अगर सबने अपनी सप्लाई नहीं बढ़ाई तो ये लोग मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। तो प्राइस कम होने के बावजूद भी बी ने, सी ने और डी ने अपनी सप्लाई बढ़ाई। ये ओलिगोपोली में हमें देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता। यहाँ पे प्राइसेस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ेगी ऐसा नहीं देखने को मिलता, प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम होगी ऐसा भी देखने को नहीं मिलता है। पेरिशेबल गुड्स, एक वेंडर जो कि वेजिटेबल सेल करता है, उसके पास एट द एंड ऑफ द डे मान लीजिए 50 एप्पल्स एंड 20 kgs ऑफ टोमेटोज बचे हैं। अभी वो एट द एंड ऑफ द डे अगर वो जानता है कि इसके प्राइसेस जो हैं वो मार्केट में कम हो रहे हैं, जब सबका सामान खत्म हो रहा है तो प्राइसेस गिर रहे हैं मार्केट में। ये जो एप्पल 10 रुपीज पर पीस मिलता था, अभी मान लीजिए वो 5 रुपीज पर पीस मिल रहा है। तो आइडियली लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंगली सप्लायर को अपनी सप्लाई कम करनी चाहिए थी, 10 से 5 कर देनी चाहिए थी, क्योंकि प्राइस 10 से 5 हुआ तो 50 से यहाँ सप्लाई भी इनकी 40-30 ऐसी होनी चाहिए थी। मगर एट द एंड ऑफ द डे ये गुड्स खराब हो जाते, किसी काम के नहीं रहते। तो सप्लायर ये सोचता है कि जब ये गुड्स खराब ही हो जाने वाले हैं तो कम प्राइसेस पे भी हम अपना जितना स्टॉक है उसको क्लियर कर देते हैं, उसको बेच देते हैं, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ सप्लाई हमारा काम नहीं करता है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर है। लेजिस्लेशन रिस्ट्रिक्टिंग क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई बार गवर्नमेंट फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए प्राइस सीलिंग लगाती है। प्राइस सीलिंग मतलब इससे ज्यादा कमोडिटी का प्राइस नहीं जा सकता, एक सीलिंग, एक लिमिट तय कर देती है गवर्नमेंट। तो अगर
एक लिमिट तय हो गई है, अगर आपको अपनी सप्लाई बढ़ानी है तो आप उस लिमिट के बावजूद भी आप बढ़ाएंगे। मान लीजिए गवर्नमेंट ने तय किया है एक प्रोडक्ट का प्राइस 20 रुपीज से ज्यादा नहीं हो सकता। पहले इसकी सप्लाई थी 100, अभी आपको सप्लाई बढ़ा के 150 करनी है। अगर 150 सप्लाई करनी है तो आप प्राइस नहीं बढ़ाने का इंतजार कर सकते। जब प्राइस नहीं बढ़ेगा और आप अपनी सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे तो लॉ ऑफ सप्लाई यहां पे काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ सप्लाई बोलता है कि प्राइस बढ़ेंगे तो ही आप अपनी सप्लाई बढ़ाइए, मगर यहां पे प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, फिर भी आप अपनी सप्लाई बढ़ाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे भी अगर हम देखें तो लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता है, क्योंकि हमने देखा था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी कहीं ना कहीं पेरिशेबल कैटेगरी में आते हैं। आर्टिस्टिक या ऑक्शन गुड्स ये प्राइस के मोहताज नहीं होते। ये पर्टिकुलरली एक आर्टिस्ट का पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो पर्टिकुलर सप्लाई कितना करना चाहता है। एक मोनालिसा की पेंटिंग है, वो हो सकता है उसके प्राइजेस कम भी हो तब भी वो एक ही सप्लाई करे, और उसके प्राइजेस कितने भी बढ़ जाएं, वो आर्टिस्ट ने अगर एक पेंटिंग बनाई है तो वो एक ही सप्लाई कर पाएगा। इस पे लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करने वाला कि प्राइजेस बढ़े तो सप्लाई बढ़ा दी, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है आर्टिस्टिक एंड ऑक्शन गुड्स में। कुछ गुड्स जो होते हैं वो आउट ऑफ फैशन हो जाते हैं। आउट ऑफ फैशन मतलब आज वो ट्रेंड में नहीं है तो हम क्या उसकी सप्लाई को प्राइस के अकॉर्डिंगली सेल करेंगे? नहीं करेंगे। सच गुड्स आर सोल्ड बाय द सेलर एट लो प्राइसेस इन ऑर्डर टू क्लियर दीज गुड्स। अब आपके पास स्टॉक रखा हुआ है 200 गुड्स का जो कि आउट ऑफ फैशन हो गया है, वो ओल्ड फैशन है, आपको स्टॉक क्लियर करने की जरूरत है। मार्केट में उसके प्राइसेस बहुत कम है क्योंकि लोग उसको डिमांड नहीं करना चाहते। जब उसको डिमांड नहीं करना चाहते हैं तो उसके प्राइसेस भी कम है। प्राइसेस कम होने के बावजूद भी लोग उसको क्या करेंगे? सप्लाई करेंगे। यहां पे भी लॉ ऑफ सप्लाई काम करने वाला नहीं है। इकोनॉमिक स्लोडाउन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां रिसेशन आ रहा होता है, तो उस केस में भी लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करने वाला है। इट मे नॉट हैव एन एडवांटेज ऑफ इंक्रीमेंटल प्राइसेस, इसलिए यहां पे भी लॉ ऑफ सप्लाई काम करने वाला नहीं है। इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स, किसी को इमीडिएटली फंड्स की जरूरत है। एक सप्लायर है, उसने लोन लिया हुआ है, लोन को रीपे करने के लिए उसके पास फंड्स नहीं है। वो देख रहा है कि मार्केट में जो गुड्स है ना उसके प्राइसेस कम हो रहे हैं, पर फिर भी वो अपने गुड्स को सप्लाई करेगा क्योंकि उसको फंड्स की जरूरत है। वो 10 रुपए की चीज 8 रुपए में भी बेचेगा ताकि उसको फंड्स मिले और वो अपना लोन रीपे कर पाए। इसी के साथ हमारा प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई यूनिट यहीं खत्म होता है। आई होप आपको ये सब क्लियर है, और अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट shachi.gupta@baou.edu.in। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। स्वाध्यायः परः